हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज पार्ट 3 हम डिस्कस कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ का। तो देखो अभी तक हमने एंसेंट सोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं। श्रुति कर लिया, स्मृति कर लिया, स्मृति का डाइजेस्ट एंड कमेंट्री भी साथ ही कर लिया था और फिर कस्टम कर लिया। और अगर बात करें हम स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ की जो स्मृति से ही निकले, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ की। तो देखो सबसे पहला जो सोर्स आता है ना, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का आता है। पहला जो सोर्स है मॉडर्न सोर्सेज में वो है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। क्या मतलब होता है जस्टिस का? अगर मैं बात करूं जस्टिस का, तो जस्टिस का मतलब होता है कि जो भी इशू आ रहा है तुम्हारे पास, जजेस के पास, वो अकॉर्डिंग टू लॉ, जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग वो जजमेंट सुनाए, फेयरनेस के साथ, किसी के साथ बायस ना हो, ये है जस्टिस। अब अगर मैं बात करूं इक्विटी की, तो इक्विटी का मतलब सिंपल सा होता है कि अपार्ट फ्रॉम लॉ, लॉ में जो दिया है वो तो बात अलग है, लेकिन क्या न्याय संगत है, क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है, इसके अकॉर्डिंग हम जजमेंट दें जब जजेस जजमेंट देते हैं। और गुड कंसाइंस क्या होता है? गुड कंसाइंस की अगर मैं बात करूं तो गुड कंसाइंस का मतलब होता है कि अंतरात्मा की आवाज, जैसे कि मन की आवाज, दिल की बात नहीं होती है, मुझे लग रहा है कि ये बात सही है, तो जजेस अपने गुड कंसाइंस का भी यूज करते हैं जजमेंट देते टाइम। अब देखो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है। ये नेचुरल जस्टिस के पार्ट में आता है। नेचुरल लॉ जब आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा नेचुरल लॉ के बारे में, तो उसका पार्ट है। कॉमन लॉ में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है और जजेस कभी भी जब लॉ कहीं पे अवेलेबल नहीं होता है तो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का प्रिंसिपल यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जजमेंट सुनाते हैं। अब अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस की इन हिंदू लॉ के सोर्सेज बनाने में, तो देखो एक जजमेंट मैं कोट कर रहा हूं, वो है सुप्रीम कोर्ट का गुरुनाथ वर्सेस कमला बाई। ये लैंडमार्क है इस पे, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस पे, 1951 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि इन एब्सेंस ऑफ एनी हिंदू लॉ द कोर्ट हैव authority to decide cases on principle of equity, justice and गुड कंसाइंस। अब जैसे कि मैंने ये कोट किया जजमेंट, अब जैसे जैसे हम हिंदू लॉ को डिस्कस करेंगे आगे तो मैं दिखाऊंगा कहीं कहीं पे लॉज अब्सेंस होते हैं, लॉज नहीं होते हैं उस मैटर पे। जैसे कि इररिट्यूएबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे कोई लॉ नहीं है, लेकिन वहां पे जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का प्रिंसिपल यूज करके कोर्ट डाइवोर्स दे देते हैं, ग्रांट कर देते हैं। आगे डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तभी बस ये समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई में कि जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का प्रिंसिपल यूज किया जा सकता है जब किसी मैटर पे कोई लॉ ना हो, अवेलेबल ना हो। ठीक, अब अगर मैं दूसरे मॉडर्न सोर्स की बात करूं तो दूसरा मॉडर्न सोर्स आता है आपका जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट। देखो अगर मैं जुडिशियल प्रेसिडेंट की बात करूं तो प्रेसिडेंट वो होता है कि जो किसी कोर्ट द्वारा डिसाइड होता है और बाकी जो भी लोअर कोर्ट्स होते हैं वो उसे फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब अगर मैं डिवाइड करूं जुडिशियल प्रेसिडेंट को तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। ये एक तो ब्रिटिश टाइम के जो भी जजमेंट हैं ब्रिटिश टाइम के, और एक मॉडर्न टाइप के, अभी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हेल्ड करता है वो अभी मॉडर्न टाइम के। अगर मैं बात करूं ब्रिटिश टाइम के, तो ब्रिटिशर्स हिंदू लॉ को नहीं जानते। हिंदू लॉ बेसिकली वेदास, स्मृतिज, धर्मशास्त्रा, धर्मसूत्रा, इस तरह के लॉज थे। लेकिन अब ब्रिटिशर्स तो इनको कभी पढ़े हुए नहीं थे, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, ये सब पढ़े हुए नहीं थे। तो कोई भी मैटर आता था तो वो पंडित को बुलाते थे और बोलते थे कि तुम बताओ कि इस मैटर में हमें क्या करना चाहिए, और वो जजमेंट सुनाते थे पंडित। अब वो पंडित को कितना ज्ञान है ये तो हमें आइडिया नहीं है, उसने कितनी वेदें पढ़ी हैं, कितनी स्मृतिज पढ़ी हैं, वो मूर्ख बना देते थे कभी कभी ब्रिटिशर्स को। तो उस पे जो भी डिसीजंस आए, प्रेसिडेंट आए, तो उनको हम प्रेसिडेंट नहीं मान सकते, उनको हम कंसीडर नहीं कर सकते, तो नॉट टू मच रिलेवेंट। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं मॉडर्न टाइम के जो अभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हेल्ड करता है, तो वो एज अ प्रेसिडेंट वर्क करता है और हम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जो फैमिली कोर्ट हैं, एज अ प्रेसिडेंट उसे कंसीडर करती हैं और मानती हैं।
जहाँ तक बात ब्रिटिशर्स टाइम की है तो वो उतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत रिलेवेंट है मॉडर्न टाइम, जो अभी भी अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट हेल्ड करती है। ठीक, अब अगर मैं बात करूँ तीसरा जो अपना मॉडर्न सोर्स है वो है लेजिस्लेशन। वो क्या है? लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन जो होता है ना वो सुप्रीम अथॉरिटी होता है किसी भी पर्सनल लॉ में। जब उस पर कोडिफाइड लॉ आ जाता है तो वो लॉ की तरह वर्क करता है, एक सुप्रीम अथॉरिटी की वर्क करता है। अब जो लेजिस्लेशन है, जैसे कि हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, ये सारी चीजें रिलेवेंट है। अब अगर मैं बात करूं स्मृतिज की तो वो कंसिडरेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास उस मैटर पे लेजिस्लेशन अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं लेजिस्लेशन की, अभी जो लॉज हमें देखने को मिलते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं आई, ये बहुत टाइम लिया, धीरे धीरे प्रोसेस में आई। तो सबसे पहले जो एक्ट आता है उस एक्ट का नाम है, जो बेसिकली फैमिली लॉ का पार्ट बनाता है, वो है कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट। तो पहला है कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट। ये किस ईयर में आया था? 1850 का ये एक्ट है। देखो ये एक्ट सिंपल सा ये कहता था कि देखो इस एक्ट के पहले क्या था इंडिया में कि अगर कोई भी रेनाउंस करता है या छोड़ता है रिलीजन को, हिंदू रिलीजन को, कोई भी रिलीजन का हो, तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सीज हो जाएगा इनहेरिट करने के लिए प्रॉपर्टी। जैसे कि मान लो कोई हिंदू है, वो क्रिश्चियन बन जाता है किसी भी रीजन के लिए, शादी के लिए, किसी भी रीजन के लिए, अब वो क्रिश्चियन बन गया तो जो हिंदू इसकी प्रॉपर्टीज मिलने वाली थी बाय द सक्सेशन, इसके लिए ये सीज हो जाएगा, अब इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने जो एक्ट लाया जो कि फैमिली लॉ का पार्ट बनता है वो है बेसिकली कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट, और ये पार्ट बनाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट में। हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई भी रिलीजन छोड़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो सीज हो जा रहा है प्रॉपर्टी इनहेरिट करने से। अब मैं अगर बात करूं दूसरे एक्ट की तो वो है हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट। क्या है? दूसरा एक्ट का नाम है हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट। ये है 1856 का एक्ट। देखो इसमें क्या था ना कि हिंदूज में विडो को रीमैरिज करने का राइट नहीं था। विडो जो भी विधवा हो जाती थी वो दोबारा मैरिज नहीं कर सकती थी। तो ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। इस एक्ट के तहत विडो रीमैरिज कर सकती थी। तीसरा एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने पास किया वो है हिंदू विल्स एक्ट 1870। अब ये क्या किया? हिंदू विल्स एक्ट राइट दिया। राइट क्या दिया? विल करने का। अब देखो मैं अगर बात करूं हिंदूज में ना विल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तुम विल नहीं कर सकते, वसीयत जिसे बोलते हैं। वसीयत मुस्लिम लॉ का कॉन्सेप्ट है। टर्म भी वसीयत, वसीयत एक अरबिक टर्म है जिसका मतलब होता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार प्रॉपर्टी को डिसॉल्व करेंगे, जिसे चाहे उसे देना। तो ये विल कभी भी नहीं हो सकता, हिंदू लॉ का पार्ट ही नहीं था विल। लेकिन हिंदू विल्स एक्ट जो पास हुआ 1870 में वो राइट दिया कि हिंदूज अपनी प्रॉपर्टी का विल कर सकते हैं, वसीयत बना सकते हैं। ऐसे ही जो चौथा लॉ पास होता है वो पास होता है स्पेशल मैरिज एक्ट। देखो हिंदूज में ना कभी भी 1872 का एक्ट है, हिंदूज में दो कास्ट भी आपस में शादी नहीं कर सकती थी, ये लोग करने नहीं देते थे। रिलीजन की बात तो अलग है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट पास होता है जिसके तहत आप दो कास्ट के बीच में शादी कर सकता है पर्सन। ऐसे ही सपिंडाज वाला कॉन्सेप्ट पूरा हट गया, सपिंडाज डिस्कस करेंगे आगे क्या होता है। तो ऐसे ही बहुत सी चीजें हटी, दो रिलीजन वाले आपस में शादी कर सकते थे, स्पेशल मैरिज एक्ट कहता है। ऐसे ही जो पांचवा एक्ट पास होता है वो पास होता है हिंदू इनहेरिटेंस रिटेंस एक्ट 1928। बेसिकली डिसेबिलिटी, जो भी कोई पर्सन फिजिकली डिसेबल्ड है, कोई अपंग है या कुछ भी है, तो उसको प्रॉपर्टी देने से सीज हो जाता था, वो कभी भी इनहेरिट नहीं कर सकता था प्रॉपर्टी। लेकिन ये एक्ट के तहत उसे राइट मिला, वो भी अब इनहेरिट कर सकता था प्रॉपर्टी। अब जो भी ये 4-5 लॉज हैं, कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट, हिंदू विल्स एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट, ये सारा का रिफ्लेक्शन अभी हमारे पास जो लॉज है, मॉडर्न लॉज है, उनमें इनका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। देखो अब अगर मैं बात करूं, ये सारी चीजें तो हैं, ये सारे लॉज थे, लेकिन ये सारे लॉज एक कोडिफाइड फॉर्म में नहीं थे। मतलब अगर कोडिफाइड फॉर्म की बात करूं तो मैरिज का मैटर सिर्फ मैरिज एक्ट टाइप का बन जाए और सारे मैरिज के मैटर डील कर रहे हों। ऐसे ही सक्सेशन के मैटर, पूरे सक्सेशन के मैटर एक तरफ से डील कर रहे हो एक ही एक्ट में, तो ऐसा कुछ था नहीं। ये अलग अलग बिखरा हुआ था। कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट दूसरा काम कर रहा था, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट दूसरी जगह था, हिंदू विल्स एक्ट दूसरी जगह था। ये एक एम्बेड के अंदर, एक अम्ब्रेला के अंदर फिक्स नहीं थे। तो अब
ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि 25 जनवरी 1941 में फर्स्ट हिंदू लॉ कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। हिंदू लॉ कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया, जिनका काम क्या था कि हिंदू लॉ को वो कोडिफाई करें। ठीक, उनका काम क्या था कि हिंदू लॉ को वो कोडिफाई करें। ये जो कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी वो अंडर द एक जज थे, उनका नाम बहुत पॉपुलर जज है, BN राव। इनके अंदर ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, जिनका काम क्या था कि सिंपल सा हिंदू लॉ को ये कोडिफाई करे। ये जो BN राव की कमेटी है ये 1942 में आते हैं 2 ड्राफ्ट के साथ, 2 ड्राफ्ट लेके आते हैं, और वो ड्राफ्ट था मैरिज लॉ पे एंड सक्सेशन लॉ पे। किस पे? सक्सेशन लॉ पे। ठीक, अब क्या होता है कि ये जब सेंट्रल लेजिस्लेशन, जो उस समय का लेजिस्लेशन था, उस समय उनके सामने ये जब 2 ड्राफ्ट लेके आते हैं तो लेजिस्लेशन ने बोला कि हमें 4 ईयर का टाइम चाहिए कि हम इस पे डिस्कशन करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक था और बहुत बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा था। तो इन्होंने लगभग 4 साल मांगे पूरा डिस्कशन करने के लिए। जब डिस्कशन शुरू हुआ तो सेंट्रल लेजिस्लेशन में और बात हुई कि क्यों नहीं हम हिंदू लॉज के और भी मैटर कोडिफाई कर दे, लाइक एडॉप्शन को, मेंटेनेंस को, गार्जियनशिप को। तो फिर क्या हुआ कि 1 जनवरी 1946 में ये कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, जिसका काम था कि हिंदूज के जितने भी मैटर हैं उन पे कोडिफाई करके लॉ बना के लेके आओ। अब उस समय लगभग आजादी हम लोग की होने वाली थी। 15 अगस्त 1947 हमारी आजादी का दिन था, लेकिन ये लोग शुरू में ही 1947 जैसे ही शुरू हुआ, शुरू के ही महीनों में ये लोग 4 ड्राफ्ट के साथ आ गए, 4 ड्राफ्ट के साथ आ गए, जो कि बाद में 4 एक्ट बनने वाले थे। और ये ड्राफ्ट जब आया सेंट्रल लेजिस्लेशन के पास तो उस समय बहुत सारी इश्यूज हो रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम लोग की बन चुकी थी, जिनका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। इन्होंने रेफर कर दिया, सेंट्रल लेजिस्लेशन ने क्या किया, सेंट्रल लेजिस्लेशन ने बोला कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ले जाओ और वहां पे दिखाओ। तो सेंट्रल जो भी हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था इसको एक्सेप्ट किया, और 1955 में पहला लॉ, जो पहला एक्ट हम लोग का आता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये पहला एक्ट हम लोग के सामने आता है जो मैरिज में बहुत बड़ा रिफॉर्म। उसके बाद 1956 में 3 एक्ट और आते हैं, जिसमें पहला था 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिसका काम था कि सक्सेशन के मैटर पे जो भी प्रॉपर्टी का डिसोल्यूशन होगा उससे डील करें। उसके बाद तीसरा लॉ आता है 1956 में हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, और चौथा लॉ आता है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। और ये आज 4 लॉ जो हैं हमारे वही प्रिवेलेंट है। और अब वेदास स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, मिताक्षरा, दाया भाग का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जो भी है ये सारे ही लॉ डिटरमाइन करेंगे कि क्या हो रहा होगा हिंदूज लॉ में, हिंदू के फैमिली मैटर में। तो ये सारी जर्नी रही सोर्सेज की, हमने डिस्कस किया, श्रुति से शुरू किया और मॉडर्न जो भी लेजिस्लेशन है, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इन पे जाके खत्म किया। अब मैं क्या करूंगा, मैं लेक्चर शुरू करूंगा, सबसे पहले मैरिज एक्ट डिस्कस करूंगा, फिर सक्सेशन, फिर सारे लॉज को डिस्कस करूंगा। जो भी 4 लॉज हैं, 4 एक्ट हैं, उनको डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई श्योरली। थैंक यू सो मच।